हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में जो पीपीएससी 2.0 वैकेंसी आई है, यानी बिहार पब्लिक सिलेक्शन कमीशन की जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई है, उनमें जिन बच्चों ने पीजीटी कॉमर्स से अप्लाई किया है, तो इसकी अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन मैं आप लोगों को करवाऊंगी। जो ये फर्स्ट वीडियो रहेगी, आगे भी वीडियोज आएंगी। एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट बन जाएगी जिसमें आपको आसानी से सारी वीडियोज मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आसानी से देख लीजिएगा। सबसे पहले जो इसमें स्टार्टिंग होती है, तो अकाउंटिंग में जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम होता है कि किस तरह से दोहरा लेखा पद्धति काम करती है, जिसके पर बेस आगे सब कुछ रहता है अकाउंटेंसी में, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। साइड शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग की लाइक से वीडियो की रीच ज्यादा बढ़ती है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करिए और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले ये समझने के लिए कि आप जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, एक ऐसे लेन देन जो वित्तीय होते हैं, फाइनेंशियल प्रकृति के नेचर के जो होते हैं, फाइनेंशियल होते हैं, उन्हीं लेन देनों का, उन्हीं ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग की जाती है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसका सिंगल एंट्री सिस्टम भी पहले एकहरा लेखा प्रणाली भी होती थी, लेकिन आज के टाइम में जो ज्यादा प्रचलित है, जो ज्यादा यूज किया जाता है, वो आपकी डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम है क्या, एक बार ये समझ लेते हैं। A double entry accounting system refers to the bookkeeping method where two entries are made। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम में, यानी कि जो दोहरा लेखा प्रणाली या फिर दोहरा प्रवेश प्रणाली होती है, वहां पर जो हम पुस्तपालन, क्योंकि पहले पुस्तपालन होता है, बुक कीपिंग होती है, बाद में अकाउंटिंग की जाती है। क्या होती है अभी हम समझेंगे इसे। तो वहां पर जो एंट्रीज होती हैं वो टू डिफरेंट अकाउंट में की जाती हैं, यानी कि वो अलग अलग खातों में की जाती हैं। एक खाता अलग होता है, अकाउंट अलग होता है, दूसरा अलग होता है। इंडिकेटिंग ऑफ फर्म कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, जो कि क्या इंडिकेट करती हैं, किसी भी फर्म के इनफ्लो, कितनी कैश फर्म में आ रही है या फिर कितनी कैश फर्म से जा रही है। द पर्पस इज टू टैली बोथ द अकाउंट्स एंड बैलेंस द क्रेडिट एंड द डेबिट साइड। और इसका क्या उद्देश्य होता है, ये मेनली पर्पस रहता है कि ये टैली करना कि जो अकाउंट्स या बैलेंस हम आएगा निकल करके, उसका क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। This accounting system helps organization assess their overall performance in a financial year। ये ओवरऑल किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उस बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस रही है, ये अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है उसको समझने में हेल्पफुल रहता है। तो ये हो जाएगा आपका डबल एंट्री सिस्टम। अब बात आती है कि जो डबल एंट्री सिस्टम है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 13th या 14th सेंचुरी में हो गई थी। और इसका जो मेनली कहाँ से शुरू हुआ या किसे कहा जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग, तो वो आपके हो जाते हैं लूकस पैसिओली, जिन्होंने 1494 में अपनी एक बुक लिखी थी। उस बुक में इन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया था। तो इसमें दो साइड होते हैं, एक आपका डेबिट होता है, दूसरा साइड क्रेडिट होता है। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडों को लेकर के चलने वाली जो प्रणाली है आपकी, वो हो जाती है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली या दोहरा प्रविष्टि प्रणाली भी इसे बोलते हैं। और अगर बात करें कि इसमें जो दो साइड अभी मैंने आप लोग को बताया, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट हो जाता है। जो डेबिट साइड होता है वो आपके लैटिन शब्द था डेबिटम, उससे बना हुआ था। और इसका जो अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है उसके लिए या फिर दे, जिसे इंग्लिश में डू फॉर दैट बोला जाता है। ये एक तरह का डेबिट अकाउंट का एक सिंबल की तरह यूज होता है। और जो क्रेडिट साइड होता है वो लैटिन भाषा के क्रेडल शब्द से बना है, और उसका अर्थ क्या होगा, उसको दे, ड्यू टू दैट। तो ध्यान में रखिएगा, वो वैसे पूछेगा नहीं लेकिन पूछ भी सकता है कि डेबिट का क्या मीन है, तो ड्यू फॉर दैट होता है, और क्रेडिट का क्या मीन है, ड्यू टू दैट होता है। ये भी एक तरह का सिंबल की तरह है, डीआर या सीआर शॉर्ट में लिखते हैं, तो उसका सिंबल हो जाता है। तो वो हो जाता है आपका डेबिट और क्रेडिट। अब एक चीज इसमें समझ लेते हैं, जो ट्रांजैक्शन की भी मैंने बात करी थी, तो इसको पहले भी मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन या सौदा जो होता है, सबसे पहले इसमें आपका एक स्टेप बाय स्टेप चलता है, जो कि स्टेजेस मैंने पहले की समझाई थी आपको। इसमें आपकी सबसे पहले हम बनाते हैं प्रारंभिक लेखे, जर्नल। तो एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है आपका कि प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, जर्नल हो जाएगी हमारी। इसे आप प्राइमरी अकाउंटिंग की बुक भी बोल सकते हैं। उसके बाद जर्नल की हम बनाते हैं जो आपकी सब्सिडरी बुक से रखी है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बेस सेबल बुक है, बेस पेबल बुक है, कैश बुक है, मेन जर्नल है आता है। उसके बाद हम बनाते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो अकाउंट्स हम बना रहे हैं उसका वर्गीकरण किस में किया जाता है, तो वो आपका क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो लेजर में किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो इन सबको ध्यान में रखिएगा, सब यहीं से निकल करके आते हैं। आप लोग जो डिटेल में नहीं समझते चीजों को और एक सीक्वेंस में नहीं समझते, इसीलिए कंफ्यूजन होती है।
क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो लेजर में आता है। उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, फिर रजिस्टर एंट्रीज की जाती हैं, फिर आपके फाइनल अकाउंट्स आ जाते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है या ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है। उसके बाद आ जाता है हमारा एनालिसिस। तो ये अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट मेन समझ में आ गया होगा इसमें। अब इसमें इतना तो हमें समझ में आ गया कि डेबिट और क्रेडिट दो साइड रहते हैं, लेकिन इसमें और जो इम्पोर्टेंट समझने की चीज़ है कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। जब तक ये सारी चीज़ें हमें क्लियर नहीं हो जाएंगी तब तक हमें जर्नल समझ में नहीं आएगा। तो उसको समझने के लिए हमें उसके बेस को समझना इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, खातों के प्रकार, जिसमें हमने बात करी थी कि दो साइड होते हैं, दो तरह के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं। तो आपके यहाँ पर जो खाते होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, मेनली 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो होता है, व्यक्तिगत खाता, ये भी 3 तरह का रहता है। इसके अकाउंटिंग के रूल क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप इनके बारे में समझिए कि कौन से हैं या किस तरह के होते हैं या इसका नेचर क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जहाँ पर जर्नल के बारे में हम समझेंगे और उसके रूल्स के बारे में समझेंगे, साथ ही कैसे उसमें एंट्रीज की जाती हैं उससे रिलेटेड चीजें समझेंगे और उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम ये समझते हैं कि कितने टाइप्स के रहते हैं और किस नेचर के जो होंगे वो कहाँ पर जाएंगे या किस में अकाउंट में जाते हैं। तो जो पर्सनल अकाउंट होता है उसमें आपका आ जाता है स्वाभाविक और व्यक्तिगत खाते होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का क्या मतलब है, एक व्यक्ति है जैसे राम है, श्याम है, कोई व्यक्ति है उसी के नाम से है, तो डायरेक्टली वो आपका नेचुरल हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल में वो व्यक्ति है, किसी तरह का कोई आर्टिफिशियल नहीं है, एक्चुअल में व्यक्ति है उसका अकाउंट है। दूसरा हो जाता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी कि जो कृत्रिम व्यक्ति होते हैं उनके जो खाते होते हैं, अब उनकी बात की जा रही है। अब क्वेश्चन आता है कि कृत्रिम व्यक्ति कौन से होते हैं, या व्यक्तियों का समूह भी यहाँ पर आपको शामिल किया जाता है। तो जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक है, कॉलेजेस हैं, फर्म है, क्लब है या गवर्नमेंट का अकाउंट है, तो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, आर्टिफिशियल। एक्चुअल में वो व्यक्ति नहीं है लेकिन उसको व्यक्ति माना जा रहा है। फिर आ जाता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी भाषा में मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ इसे, कि जब भी जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, आपके जो इनकम्स होती हैं, उनके आगे अगर आप आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड लगा देते हैं तो वो आपके बन जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि आपकी आउटस्टैंडिंग रेंट है, प्रीपेड रेंट होगा, या फिर प्रीपेड सैलरी है, या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, या इंटरेस्ट अकोर्ड है, या फिर इंटरेस्ट अर्न्ड है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, वो हो जाएंगे आपके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। उसके बाद आ जाता है रियल अकाउंट होते हैं, वो भी दो तरह के रहते हैं, टैंगिबल एसेट वाले और इनटैंगिबल वाले। टैंगिबल आपको पता ही है, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, और इनटैंगिबल में कौन से हो जाएंगे, इनटैंगिबल आपके हो जाते हैं जैसे ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, गुडविल है। फिर आ जाते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में आते हैं लॉस अकाउंट होते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट होंगे, प्रॉफिट अकाउंट और लॉस अकाउंट। लॉस कौन से है कि किसी तरह की कोई हानि हो गई या फिर जो कोई एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं, प्रॉफिट होगा या फिर इनकम किसी तरह की आ रही है, तो वो आपके नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। जैसे कि अगर सिंपल समझना है तो जो आपके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट थे उनमें आपने आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ना लगाइए, तो जितनी भी चीजें आती हैं वो सब आपकी किस में आ जाएंगी, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगी। जैसे कि रेंट है, सैलरी है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये सारे आपके हो जाते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो आपको क्लियर हो गया होगा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में से पूछता है तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। आइए चलते हैं इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं कुछ, जिससे कि हमें जो भी अभी तक मैं समझा था डबल एंट्री सिस्टम के बारे में या अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं इसके बारे में, तो वो हमको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लेते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लूकस पैसियोली निवासी थे। फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लूकस पैसियोली वाज एन इनहैबिटेंट ऑफ फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका। तो अभी हमने ये तो पता है कि जो दोहरा लेखा प्रणाली है, डबल एंट्री सिस्टम है, उसके जो फादर थे वो कौन थे, या जो जनक थे वो कौन थे, वो लूकस पैसियोली थे। कहाँ के निवासी थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो इटली के रहने वाले थे। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसियोली ने दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? When did Pacioli propounded the principle of double entry system? 1494, 1974, 1484, 1543। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डबल एंट्री सिस्टम है उसका प्रतिपादन किस सन में हुआ था, तो अभी मैंने आपको बताया ही था किस सन में किया गया था, 1494, 1494। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूकस पैसियोली की दी कंप्यूटेड स्ट्रक्चराइज नामक पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई थी? इन विच ईयर लूकस पैसियोलीज बुक
The complete set scripturized was published 1400, 1494, 1594, 1694। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है कि आपकी जनरल नॉलेज के लिए ही सही, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको आंसर पता होगा इसका। तो किस सन में प्रकाशित हुई थी? तो ये आपकी उसी सन में प्रकाशित हुई थी जिस सन में इन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली थी उसके बारे में बताया था, यानी कि 1494 में। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे के पहलू होते हैं। इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन हैज डैश एस्पेक्ट्स 1, 2, 3 और 4। तो जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वहां पर एक सौदा जो होगा उसके कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं, 2 साइड होते हैं। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 2। इसको अगर समझना है तो इसका भी समझ सकते हैं कि जैसे मोहन है, उसने 500 रुपए सोहन को दिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक सौदा हो रहा है, एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक पैसे को देने वाला है और दूसरा उस पैसे को लेने वाला है, यानी कि एक गिवर है और एक रिसीवर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सौदा जो होगा, ट्रांजैक्शन जो होगा, उसके 2 साइड हो जाएंगे, एक होगा कैश का जाना और एक दूसरा हो जाएगा मोहन द्वारा उस कैश को रिसीव करना। जिसकी जो एंट्री की जाएगी, एक साइड डेबिट हो जाएगा, एक साइड क्रेडिट आएगा, इसीलिए इसके 2 साइड होते हैं, 2 पक्ष माने जाते हैं। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालन की दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग मीन्स लेखा पुस्तकों के 2 सेट्स में प्रविष्टि, एंट्री इन 2 सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, एक ही लेन देन के 2 पहलुओं की प्रविष्टि, एंट्री फॉर द 2 फोल्ड एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन, 2 तिथियों पर लेखा करना, एंट्री एट 2 डेट्स, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें जो आपकी पुस्तकालय यानी कि बुक कीपिंग हम करते हैं उसमें दोहरा लेखा प्रणाली का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब उससे आशय होता है? तो यहाँ पर 2 सेट्स में प्रविष्टि नहीं होती, ना ही 2 अलग अलग डेट्स में प्रविष्टि होती है, बल्कि हम क्या करते हैं, एक ही लेन देन के एक ही ट्रांजैक्शन को 2 एस्पेक्ट्स में दिखाया जाता है, 2 पहलुओं में प्रविष्टि की जाती है उसकी। तो कई आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी। अच्छा, इसमें एक चीज और समझ लीजिए, जो बुक कीपिंग यूज किया जा रहा है या जो अकाउंटिंग यूज किया जा रहा है, मोस्टली बच्चों को लगता है कि दोनों चीजें सेम ही रहती हैं। ऐसा नहीं होता है, पहले बुक कीपिंग आती है, उसके बाद अकाउंटिंग आती है, यानी कि अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां पर बुक कीपिंग समाप्त होती है उसके बाद अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है। तो बुक कीपिंग में क्या किया जाता है, ये पहचान की जाती है कि जो ट्रांजैक्शन है वो किस तरह का है, उसकी एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि फाइनेंशियल है या नहीं है। उसके बाद उससे मेमोरेंडम बुक बनाई जाती है, जो स्मरण बही कहा जाता है, कि जो है ये याद रखने के लिए कि कौन कौन से हमारे ट्रांजेक्शन हुए हैं। उसके बाद उन बुक से हम क्या बनाते हैं, उस बुक से हम बनाते हैं जर्नल, अपने जर्नल में एंट्रीज करते हैं और जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं उसको बनाते हैं। उसके बाद उससे हम लेजर तैयार करते हैं। तो ये सारा काम जो होता है वो किस में आता है, वो बुक कीपिंग में आता है, आपका पुस्तकालन करने में आता है। उसके बाद हमारा अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बुक कीपिंग जो होती है वो बेस देती है अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, लेखांकन में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, यानी कि ट्रायल बैलेंस, और जो हमारे फाइनल अकाउंट्स हैं उनको बनाते हैं। उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं उसका एनालिसिस करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि जो बुक कीपिंग है और जो आपकी अकाउंटिंग होती है, दोनों के बीच का डिफरेंस, लेजर तक बुक कीपिंग रहती है, उसके बाद अकाउंटिंग आती है। इसमें एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है अक्सर कि जो एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं वो कहाँ पर की जाती हैं। तो उसे हम बुक कीपिंग में नहीं करते, उसे हम अकाउंटिंग में करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से दोनों के बीच का डिफरेंस। इससे कोई क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन चक्र में डैश इन द अकाउंटिंग साइकिल डैश जर्नल एंट्रीज गेट पोस्टेड टू द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट, ट्रांजैक्शंस are posted before they are journalized. A trial balance is prepared after journal entries get posted. Both A and C are correct. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अकाउंटिंग साइकिल होता है वहां पर जो जर्नल एंट्रीज हम करते हैं उनको उपयुक्त खाता यानी कि उनको हम जो लेजर बनाते हैं उसमें पोस्ट करते हैं, या फिर पहले हम ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करते हैं, खतौनी करते हैं, उसके बाद उसमें हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, या फिर जो जर्नल पेशियां होती हैं पोस्ट होने के बाद ट्रायल बैलेंस सीधा तैयार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो पहला पॉइंट भी करेक्ट है कि जर्नल एंट्रीज करने के बाद हम लेजर बनाते हैं, उसमें पोस्टिंग करते हैं अकाउंट्स की, और जो सी पॉइंट दे रखा है कि जर्नल बनाते हैं, उसके बाद हम पोस्टिंग करते हैं यानी कि लेजर तैयार करते हैं, उसके बाद हम उससे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ए और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो होगा हमारा होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तपालन पद्धति की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का तात्पर्य है
Double entry system of bookkeeping refers to each transaction is recorded twice, once in journal and then in subsidiary book. Each transaction is recorded in two sets of accounts book. The number of accounts with a debit balance must agree with the number of accounts with the credit balance. Equal debit and credit entries are made for each transaction. ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाता है एक ही तरह की चीजें दे करके, तो वहां पर आपको ध्यान में रखना होता है कि किस चीज से रिलेटेड है, आप क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि जो बुककीपिंग की डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें 2 बार दर्ज किया जाता है, एक बार जर्नल में फिर एक बार सहायक पुस्तकों में। गलत हो जाएगा। प्रत्येक लेन देन खाता पुस्तकों के 2 सेटों में तैयार किया जाता है, 2 सेट भी नहीं बनते हैं। डेबिट शेष वाले खातों की संख्या क्रेडिट शेष वाले खातों की संख्या से मेल खानी चाहिए, ऐसा भी नहीं होता। प्रत्येक लेन देनों के लिए समान डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियां की जाती हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज आर मेड फॉर ईच ट्रांजैक्शन। प्रत्येक ट्रांजैक्शन की एक डेबिट और एक क्रेडिट एंट्री होती है, समान डेबिट और समान क्रेडिट एंट्रीज होती हैं। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली है। डबल एंट्री सिस्टम इज ए रिपोर्टिंग सिस्टम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम, डेबिट एंड क्रेडिट डिटरमाइनिंग सिस्टम। तो जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो क्या है? जितने भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं देखने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स में आपके आते हैं तो वहां पर आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारे ऑप्शंस एक जैसे लगते हैं और लगता है कि सब करेक्ट है। इसलिए मैंने ज्यादातर कोशिश करी है कि ऐसे क्वेश्चंस को इंक्लूड करूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिससे कि कहीं पर कुछ भी आपका छूटे ना हो, सब चीजें तैयार हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, तो ये रिपोर्टिंग प्रणाली या फिर वित्तीय विवरण तैयार करने की या फिर रिकॉर्डिंग प्रणाली। इसके अलावा जो बेस्ट आपका ऑप्शन रहेगा, जो करेक्ट आंसर होगा, कि ये डेबिट और क्रेडिट के निर्धारण की प्रणाली होती है, क्योंकि इसकी डिफिनेशन में ही आपसे यही बात कही गई थी। मेनली डिफिनेशन जो है वहीं पर ही इसकी ये बात कही जाती है कि इसमें डेबिट और क्रेडिट 2 साइड होते हैं और उसको ही अलग अलग करके दिखाया जाता है। कि जो बताया गया है कि प्रत्येक जो सौदा होता है, ट्रांजैक्शन होता है, उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं और उन 2 लेन देनों के 2 पक्ष होते हैं, 2 साइड होते हैं, एक डेबिट है और दूसरा क्रेडिट है, और उसको ही निश्चित नियम जो होते हैं, जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं, उन्हीं के बेसिस पे दिखाया जाता है। वही डबल एंट्री सिस्टम होता है आपका। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आर। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें बताया है कि क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन सा बेस्ट होंगे, या फिर तीनों ही सही है, या कोई 2 है, या फिर कोई 1 है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। इट हैज 2 पार्टीज, रिसीवर एंड गिवर। इसमें 2 पार्टीज होती हैं, 2 पक्ष होते हैं, प्राप्तकर्ता और दाता। सही है, 2 पार्टीज होती हैं। टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। डेबिट की कुल राशि क्रेडिट की कुल राशि के बराबर होगी। ये भी करेक्ट हो जाएगा। दोनों की जितना आपका डेबिट आता है उतना ही क्रेडिट भी आता है, दोनों साइड इक्वल रहते हैं। गिवर इज डेबिट एंड रिसीवर इज क्रेडिट। दाता जो होता है वो डेबिट कर दिया जाता है, देने वाला जो होता है उसे डेबिट किया जाता है, और जिसे प्राप्त हो रहा है वो क्रेडिट होता है। यह गलत हो जाएगा आपका कि गिवर को डेबिट नहीं करते, बल्कि हम रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं। तो ये आपका पॉइंट गलत होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट हमारे सही है। तो ऑप्शंस में देख लीजिए, ए पॉइंट जो है वहां पर आपका फर्स्ट एंड सेकंड दे रखा है, वही करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तपालन पद्धति प्रदान करती है। बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, फाइनल इन्फॉर्मेशन, नन ऑफ दीज। जो बुक कीपिंग होती है वो आपकी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन को देती है, और जो अकाउंटिंग होती है उससे हमें सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक लेन देन को व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करना कहलाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, जर्नलाइजिंग, बुक कीपिंग। यहाँ पर आपको बताना है कि जो हम व्यापारिक लेन देन करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनको एक सिस्टमैटिक ढंग से जो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो क्या कहलाता है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए। अगर आपको अच्छे से डबल एंट्री सिस्टम, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग के बारे में समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर पता होगा। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि सही क्या है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जर्नल के बारे में, क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, या उसमें जो एंट्रीज होती हैं उसके रूल्स क्या होते हैं, या जो एंट्रीज करी जाती हैं उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।